हेलो एवरीवन, वेलकम हियर टू माय यूट्यूब चैनल थिंकर्स एकेडमी। देखिए आज जो हमारा डिस्कशन होने वाला है जी, वो झारखंड बोर्ड की कक्षा 10 की झारखंड बोर्ड की मॉडल क्वेश्चन पेपर जो कि कक्षा 10 की होगी जी। और ये सेट नंबर 1 होगी, हिंदी सब्जेक्ट के लिए होगी, जो कि आपके 2021-22 में पूछे जाने वाले सौदिक परीक्षा के लिए उपयोगी होगा जी। इससे पहले मैं आपके कक्षा 10 की साइंस की 2 सेट और मैथ की 2 सेट का डिटेल में जाके चर्चा कर चुका हूँ जी। जो उन सारे वीडियो को व्यू नहीं किए, पहले उन सारे वीडियो को जाके व्यू करें, जिससे कि आपका एग्जाम का पैटर्न समझ में आ जाए जी। और आप जब एग्जाम देने जाएं तो आपको उससे क्वेश्चन को करने में सहूलियत होगी जी। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या होगा जी। देखिए ये जो आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर है जी, वो आपका झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद रांची के द्वारा जारी किया गया है, जो कि प्रथम संबोधित परीक्षा 2021-22 के लिए उपयोगी रहने वाला है। कक्षा 10 की है जी, हिंदी ए के लिए है। ठीक है, इसके लिए दिया जाएगा आपको 1.5 घंटे का समय, 40 क्वेश्चन होंगे, जिसके लिए आपको 40 अंक दिए जाएंगे जी। सारे प्रश्नों को करना आपके लिए अनिवार्य होगा। 40 अंक 40 क्वेश्चन के लिए एक एक अंक निर्धारित है जी। और ये जो क्वेश्चन होंगे वो आपके एमसीक्यू नेचर के होंगे जी, यानी 4 ऑप्शन होंगे, जिसमें से सही विकल्प का आपको चयन करना होगा। साथ ही बता दें कि आपको कोई भी गलत उत्तर के लिए कोई अंक आपका काटा नहीं जाएगा। तो चलिए हम लोग आते हैं पहले क्वेश्चन पे। देखिए जी, हिंदी का जो पैटर्न है वो आपको पता ही होगा। सबसे पहले आपका जो रहेगा वो 5 क्वेश्चन क्या रहेगा, एक अनसीन पैसेज पे रहेगा, यानी एक अपठित गद्यांश पे रहेगा। ये आपके पाठ्य पुस्तक से बाहर का गद्यांश रहेगा जी, जिसको आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, बारीकी से समझना है, उसके थीम को समझना है, सारांश को समझना है, फिर आपको इत्मीनान से सारे क्वेश्चनों का हल करना है जी, जवाब देना है। ठीक है, तो देखते हैं हमारा जो गद्यांश है उसको मेरे साथ पढ़िए और समझने का कोशिश करिए, फिर हम इन क्वेश्चनों का जवाब देंगे। देखिए कहता है क्या है कि किसी भी व्यक्ति को अपने देश से प्रेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अपने देश से प्रेम होना चाहिए जी, लगाव होना चाहिए। ठीक है, साथ ही कहा ये जो देश प्रेम होता है वो स्वाभाविक होता है, यानी वो आपके स्वभाव में होता है, अपने आप आता है। वो किसी के सिखाने पे, किसी के बताने पे, किसी के पढ़ाने पे ये देश प्रेम आपके दिल में नहीं आएगी। ठीक है, साथ ही हम जिस देश में रहते हैं उसका हमारे ऊपर भारी ऋण होता है जी, यानी हम जिस देश पे रहते हैं, जिस मातृभूमि पे रहते हैं, उसका हमारे ऊपर ऋण होता है जी। कैसे? तो हम देश की जलवायु में पलते हैं, यहाँ की जलवायु में रहते हैं, यहीं पे पलते फूलते हैं जी। ठीक है, देश की मिट्टी में ही हम गिरकर उठकर बड़े होते हैं, इन्हीं की मिट्टी में हम गिरते हैं, पड़ते हैं, फिर उठकर खड़े होते हैं जी, और अपना जीवन बिताते हैं जी। धरती माँ के द्वारा दिए गए अन्न, यानी पृथ्वी की भूमि को चीरकर, इन्हीं की भूमि को चीरकर हम लोग फसल उगाते हैं, अन्न उगाते हैं, फिर उन्हीं अन्न को खा के हम लोग क्या करते हैं? अपना भरण पोषण करते हैं जी, अपना क्या करते हैं? अपना रोजी रोटी चलाते हैं। देश के रीति रिवाजों को निभाना, विभिन्न धर्मों का सम्मान की दृष्टि से देखना, यानी यहाँ पे देखते हैं भारत एक क्या धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ विभिन्न तरह के लोग रहते हैं, विभिन्न तरह के धर्म अपनाते हैं, विभिन्न तरह के खाना पीना खाते हैं, विभिन्न तरह का पहनावा ओढ़ते हैं, यानी रीति रिवाज भी इन लोगों की क्या है? तरह तरह की है। और विभिन्न तरह के धर्म रहते हैं, यहाँ हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, सारे कोई आपस में मिलजुल के रहते हैं, भाई भाई के समान रहते हैं जी। ठीक है, तो कहता है विभिन्न धर्मों का हम लोग क्या करते हैं? सम्मान करते हैं, सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। साथ ही साथ उन पर गौरव करते हैं जी, गर्व करते हैं, है ना? देश प्रेम को लेके हम लोग क्या करते हैं? एकजुट होते हैं और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। हमें देश की उन्नति के लिए समता, यानी अपने देश को ऊपर ले जाने के लिए हमेशा समता यानी एक समान भाव रखते हैं जी। और सहृदयता का पाठ पढ़ना और पढ़ाते हैं जी, यानी हम अपने देश की उन्नति के लिए क्या करते हैं? तो समता का भाव रखते हैं और सहृदयता से क्या करते हैं? दूसरे को भी सिखाते हैं और अपने भी सीखते हैं जी, यानी दूसरे के साथ क्या करना चाहिए? समभाव रखना चाहिए, दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, ईर्ष्या भाव नहीं रखना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको गद्यांश समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं और इसका जवाब देने का कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको क्या पूछता है कि हम किसके ऋणी है जी? अभी बता दिए हम किसके ऋणी रहते हैं? अपने देश के प्रति ऋणी होते हैं जी, अपनी मातृभूमि के प्रति ऋणी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है मनुष्य की श्रेष्ठता किस बात में है जी? क्या गंदे हो जाते हैं, मिट्टी के साथ लथपथ हो जाते हैं, या गिरकर उठकर बड़े होते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए ये तो था नहीं, ये तो था नहीं, हम इन्हीं की मिट्टी में गिरकर उठकर बड़े होते हैं जी। ठीक है, इन्हीं की मिट्टी में खेलते हैं, कूदते हैं, गिरते हैं, पढ़ते हैं, फिर उठकर बड़े होते हैं जी। ठीक है, हमारा भरण पोषण किसके द्वारा होता है जी? हमारा भरण पोषण दान से मिले अन्न से। कोई देगा हमें अन्न, उसको खा पी के हम बड़े होते हैं क्या? नहीं, धरती माँ के द्वारा दिए गए अन्न से, यहीं की भूमि पे जो हम लोग फसल उपजाते हैं उसी को खा पी के हमारा भरण पोषण होता है। तो आपका जो सही आंसर रहने वाला वो ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है देश की उन्नति के लिए हमें क्या करना चाहिए? देश को आगे ले जाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अपने रीति रिवाजों की निंदा करना चाहिए? कतई नहीं करना चाहिए। अपने मन का कार्य करना चाहिए? अपने मनमानी तो करनी ही नहीं चाहिए किसी भी कार्य को लेके। क्या हम किसी से उधार लेंगे जी? नहीं, इससे हमारा देश को क्या लाभ हो सकता है? सभी को समता भाव रखना चाहिए, समभाव रखना चाहिए, एक समान और सहृदयता का पाठ पढ़ाएं और साथ ही हम भी पढ़ें। इसी से हमारे देश का क्या हो सकता है? उन्नति हो सकता है।
देश प्रेम क्या है? देश के प्रति रीति रिवाजों को निभाना और विभिन्न धर्मों का सम्मान करेंगे तो ही हम क्या कर सकते हैं, उसको सच्चा देश प्रेम कहेंगे जी। देश से सब कुछ प्राप्त करना और बदले में कुछ नहीं देना, ऐसा कैसे आप धोखेबाज हो सकते हैं? शांतिपूर्वक आराम करते रहना, ये तो निठल्ला। आप आलसी की तरह हो जाइएगा तो आपके देश को इससे क्या लाभ? केवल अपने भरण पोषण की चिंता करिएगा, स्वार्थी बनिएगा तो स्वार्थ लोगों का तो कहीं भी जी आप कह सकते हैं कि कुछ नहीं है। तो इस वजह से कह सकते हैं कि ये सारे ऑप्शन ही होने वाले हैं। इसका जो सही आंसर रहने वाला वो क्या होना चाहिए? अपने देश के प्रति लगाव रखिए, रीति रिवाज का सम्मान करिए, धर्म वगैरह का सम्मान करिए और सारे कोई मिलजुल के रहिए जी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप इस तरीके से गद्यांश को पढ़ेंगे, उसके सारांश को समझेंगे तो आसानी से सारे क्वेश्चन का जवाब आप तुरंत दे पाएंगे। चलिए आते हैं हम लोग दूसरे पे। देखिए एक और अपठित गद्यांश रहता है जी, यानी ये आपकी जो कुछ पंक्तियां रहती है, पोएम की कुछ पंक्तियां यानी कविता की कुछ पंक्तियां रहती है जी, जिसको आपको पढ़ना है, उसका अर्थ समझना है और फिर उसके आधार पर क्वेश्चन को करना रहता है। बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं जी। देखिए ये मेरा पसंदीदा कविता भी है कह सकते हैं। तो कहता क्या है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती जी। यानी जब कहते हैं नौका वाला जब समुद्र में उतरता है तो समुद्र में जो लहरें उठती है, यदि उससे वो डर जाएगा फिर तो क्या ही नाव चला देगा। इस वजह से कहते हैं कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, यदि आप डर जाएंगे तो फिर कैसे नौका चलाएंगे। इस वजह से कोशिश करते रहिए और कोशिश करते रहिएगा तो आपकी पक्की जीत होने वाली है जी, आप एक बार जरूर जीतेगा। ठीक है, तो इसीलिए कहता है कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ठीक है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। एक छोटी सी चींटी जो मुंह में दाना लिए किसी दीवार में चढ़ने की कोशिश करती है, बार बार चढ़ती है, बार बार गिरती है, बार बार चढ़ती है, बार बार गिरती है, फिर भी वो प्रयास नहीं करना छोड़ती है जी, और एक बार ऐसा आता है कि वो आखिरकार चढ़ ही जाती है। तो इसीलिए कहते हैं जी कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, हमेशा कोशिश करते रहिए, उसी नन्ही चींटी से सीखिए। ठीक है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता, उसके मन में एक विश्वास रहता है कि नहीं हम आखिर में चढ़ेंगे और जरूर चढ़ेंगे। इसी उत्साह के साथ, इसी विश्वास के साथ उसके रगों में क्या होता है, साहस भरता है जी। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना उसे न करता है। यानी चढ़ती है फिर गिरती है, चढ़ती है फिर गिरती है, फिर भी उसको एहसास रहता है कि हम जीतेंगे जरूर, हम उम्मीद करते हैं कि हम जीतेंगे जरूर और आखिर में जीतेंगे ही। ठीक है, इस वजह से वो क्या करती है कि अपने प्रयास को जारी रखती है, चढ़ती है गिरती है, गिरती है चढ़ती है, फिर भी उसे अखरता नहीं है। आखिर उसकी मेहनत तो बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इसलिए आप भी अपने कार्य को मन से करिए, तन मन धन से करिए, कोशिश करते रहिए, आखिर में आपको जीत जरूर मिलेगी जी। ठीक है, डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौटकर आता है, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगुना उत्साह इसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यानी कहते हैं जो गोताखोर लोग होते हैं, जो समुद्र में, जो नदियों में जो डुबकी लगाते हैं, मोती चुनने के लिए अधिक गहराई में जाते हैं, समुद्र के तली में जाते हैं जी, तो समझ सकते हैं उनको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जी, उनको कितने जलीय जीवों का खतरा रहता है, साथ ही उनको पानी के गहराई में जाते हैं तो उनके शरीर में जो दबाव झेलना पड़ता है उससे उनको कष्ट होता है जी, वही समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी देखिए गोताखोर अपने कोशिश को जारी रखते हैं, जा जाकर खाली हाथ, हर बार उनको मोती नहीं मिलता, कई बार उनको खाली लौटना पड़ता है, निराश लौटना पड़ता है, फिर भी देखिए कि वो मिलते नहीं सहेली मोती गहरे पानी में, आसानी से उनको मोती मिलते नहीं है, फिर भी बढ़ता दोगुना उत्साह इसी हैरानी में, आ, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आखिरकार उनकी मुट्ठी में कुछ मोती आ ही जाते हैं और वो आखिरकार जीत ही जाते हैं जी, वो अपनी कोशिश को जारी रखते हैं। इस वजह से कहा जाता है कोशिश करते रहिए, है ना, किसी कभी भी गिव अप मत करिए, अपनी पढ़ाई को तन मन धन से करते रहिए जी। ठीक है, आप एक बार सक्सेस जरूर होइएगा, आप अपने परीक्षा में बढ़िया अंक प्राप्त जरूर करिएगा जी। तो अपनी प्रयास जारी रखिए और मन से, ठीक है, ईमानदारी से अपनी पढ़ाई करते रहिए। बहुत ही अच्छी पंक्तियां थी। ठीक है, ये आपको सीख भी देके जाएगी जी, आपको मोटिवेट भी करेगी। आइए हम आपको क्वेश्चन बात है, कहता है किससे डरकर नौका पार नहीं होती, तो लहरों से डरकर हम नौका को पार नहीं कर सकते हैं जी। ठीक है, हमको उससे भिड़ना पड़ेगा, कोशिश करना पड़ेगा। ठीक है, नन्ही चींटी दाना लेकर कहाँ चढ़ती है जी, तो दीवारों पर चढ़ती है, 100 बार चढ़ती है, 100 बार गिरती है, फिर भी गिरकर उसको नहीं अखरता है और आखिर में वो जीत ही जाती है। मन का विश्वास रगों में क्या भरता है जी, तो मन का विश्वास ही आपके रगों में साहस भरता है, आपको उम्मीद जगाता है कि आप जीतिएगा।
सिंधु में डुबकियां कौन लगाता है जी? जो नदी में होता है, समुद्र में होता है, डुबकी लगाते हैं गोताखोर मोती चुनने के लिए। ठीक है। कैसे लोगों की हार नहीं होती? तो वैसे लोग जो कोशिश करते हैं, जो उनको जीवन में कभी हार नहीं मिलता। ठीक है। तो इस वजह से आप अंतिम क्षण तक कोशिश जरूर करिए, गिव अप नहीं करिए, कोशिश करते रहिए। ठीक है। चलिए, बहुत ही अच्छी पंक्तियां थी, आगे आते हैं। ठीक है, अब जो हमारा आ जाता है वो जो हमारा व्याकरण का क्वेश्चन आ जाता है। किसका आ जाता है? व्याकरण का क्वेश्चन आ जाता है। देखिए कहा क्या है, इनमें से किस वाक्य में जी अकर्मक क्रिया है? किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो आपको पता होगा कि हम लोग जो कर्म, रचना और क्रिया, इन तीनों को मान के चले तो इसको दो भाग में बांट के चलते हैं। इसको दो भाग में बांटते हैं। एक को कहते हैं हम लोग सकर्मक, क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया। और एक को कहते हैं अकर्मक क्रिया। क्या कहते हैं जी? अकर्मक क्रिया। ठीक है। देखिए मैं एक आपको ट्रिकी वे बता रहा हूँ जिससे कि आप सकर्मक अकर्मक छांटने में कभी भी गलती नहीं करिएगा और आसानी से देखते ही आप क्वेश्चन को छाट दीजिएगा कि वो सकर्मक है कि अकर्मक है। बस आप ध्यान रखिएगा, जब भी आपको कौन, कौन, किसे और क्या, क्वेश्चन में जब इसका वाक्य से जब इसका जब सवाल करिएगा जी, और इसका जवाब में आपको यदि कर्म मिलेगा, जब आप वाक्य में कौन किसे क्या का सवाल करिएगा और इसके बदले में आपको जवाब में कर्म दिया जाएगा, तो समझ जाइए वो सकर्मक है। क्या है? सकर्मक है। और बाकी यदि नहीं मिलता है सवाल का जवाब वो कर्म, तो हो जाएगा वो अकर्मक। ठीक है। देखते हैं कैसे उदाहरण के सहायता समझते हैं। देखिए इसमें कहा कौन अकर्मक क्रिया। तो सबसे पहली बात आते है इसमें, सीता गाना गाती है। सीता क्या करती है? गाती है। गाती है, क्या गाती है? तो कहते हैं गाना गाती है। तो हम देखिए जैसी क्या का जवाब किए, सवाल किए, तो हमको जवाब में मिला इसका कर्म, गाना गाती है। सीता क्या करती है तो, या क्या गाती है? तो सीता गाना गाती है। तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा? सकर्मक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? सकर्मक हो जाएगा। वह किताब पढ़ता है। ठीक है, पढ़ता है, क्या पढ़ता है? तो किताब पढ़ता है। क्या पढ़ता है? किताब पढ़ता है। तो इस वजह से ये भी क्या हो जाएगा? जवाब हमको इसका कर्म मिल रहा है, तो ये सकर्मक हो जाएगी। लता चाय पी रही है। ठीक है, वो पी रही है, लेकिन क्या पी रही है? किसे पी रही है? ठीक है। तो यहाँ पे जवाब मिल जाता है जी वो चाय पी रही है, चाय को पी रही है। तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा? सकर्मक हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मोहन सो रहा है। ठीक है, वो सो रहा है। सो रहा है, क्या सो रहा है? यहाँ पे जवाब नहीं मिल रहा है, क्या का हमको कुछ जवाब ही नहीं मिल रहा है। जब जवाब नहीं मिलता तो वो हमारा क्या हो जाता है जी? वो अकर्मक हो जाता है। क्या हो जाती है? अकर्मक। तो इसका आंसर हम देखें कितना जल्दी आसानी से पिक कर लिए, ऑप्शन नंबर सी। इस पे आते हैं। इससे पूछा सकर्मक क्रिया क्या है। तो देखते हैं, बच्चा रोता है। ठीक है, रोता है, क्या रोता है? किसे रोता है? कुछ जवाब नहीं मिल पा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? अकर्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अकर्मक हो जाएगा। लड़का हंसता है। ठीक है, हंसता तो है, लेकिन क्या हंसता है? कैसे हंसता है? क्यों हंसता है? इन सब का जो सवाल का जवाब हमको कर्म नहीं दे रहा है। तो इस वजह से ये क्या हो गया? ये हो गया अकर्मक। क्या हो गया? अकर्मक। ठीक है। पक्षी उड़ रहे हैं। ठीक है, उड़ रहे हैं। उड़ रहे हैं, क्या उड़ रहे हैं? किसे उड़ रहे हैं? ठीक है, नहीं जवाब मिल रहा है जी। जब नहीं इसका जवाब मिले तो हम क्या करेंगे? सीधे सीधे हम इसको अकर्मक कहेंगे। क्या कहेंगे जी? अकर्मक कहेंगे। तो लास्ट इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? सीता खाना खाती है। ठीक है, खाती है, क्या खाती है? तो खाना खाती है। यहाँ पे क्या का जवाब मिल गया, इस वजह से ये क्या है? सकर्मक क्रिया। क्या है? सकर्मक क्रिया। तो उम्मीद करता हूँ आप इस जादुई ट्रिक से सकर्मक और अकर्मक को देखते ही आप तुरंत चुन लीजिएगा जी। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग कुछ और क्वेश्चन पे भी प्रैक्टिस कर लेते हैं सकर्मक अकर्मक पे। देखिए ये जो सारे सवाल है, जैसे बोलते हैं राधा खाना खाती है। ठीक है, खाती है। ठीक है, खाना तो खाती है, क्या खाती है? खाना खाती है। जवाब मिल रहा तो ये क्या हो जाएगा? सकर्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया हो जाएगी जी। मोहन चाय बनाता है। ठीक है, बनाता है, क्या बनाता है? चाय बनाता है। ये सकर्मक हो जाएगी। क्या का जवाब मिल रहा है? विजय साइकिल चलाता है। चलाता है, किसे चलाता है? साइकिल को चलाता है। क्या चलाता है? साइकिल चलाता है। कौन? ठीक है, इस वजह से हमको जवाब मिल जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये सकर्मक क्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। घनश्याम स्कूल जाता है। क्या जाता है? स्कूल जाता है। ठीक है, किसे जाता है? तो स्कूल को जाता है। तो जब हमको यहाँ पे इसका कर्म मिल जाए, जवाब के रूप में, आंसर के रूप में इसका कर्म मिल जाए, तो हम इसको कहेंगे सकर्मक। साथ ही साथ पिंकी रोटी बनाती है। ठीक है, बनाती तो है, लेकिन क्या बनाती है जी? तो रोटी बनाती है। जब हमको सवाल में कर्म का जवाब मिल जाए तो कहेंगे वो सकर्मक हो गई। महेश पत्र लिख रहा है। लिख रहा है, क्या लिख रहा है? पत्र लिख रहा है। तो इस वजह से क्या हो जाएगी? सकर्मक क्रिया। रमेश चाय पी रहा है। पी रहा है, क्या पी रहा है? चाय पी रहा है। तो ये क्या हो जाएगी? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। श्याम खाएगा, क्या खाएगा? खाना खाएगा। तो सकर्मक हो गई। राधा सफाई करेगी। ठीक है, काम तो करेगी, क्या करेगी? तो सफाई करेगी। क्या करेगी? सफाई करेगी। सकर्मक हो गया जी, है ना। यानी
कार्य के लिए देख रहे हैं, कोई ना कोई हमारा धर्म है, कोई ना कोई कर्म है, तो इस वजह से इसको सकर्मक कह दे रहे हैं। विकास शिकार करता है, ठीक है, काम तो करता है, क्या काम करता है, तो शिकार करने का काम करता है, इस वजह से ये सारे क्या हो जाएंगे, सकर्मक क्रिया हो जाएगी, ये सब क्या हो जाएंगे, सकर्मक क्रिया हो जाएंगे जी। ठीक है, तो आप उम्मीद करते हैं कि आसानी से इस प्रकार से सकर्मक अकर्मक में भेद कर लीजिएगा जी। देखिए ये सारे जो वाक्य है, सीता हंसती है, ठीक है, हमको पता है हंसती है, लेकिन क्या हंसती है, कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है, तो ये क्या हो जाएगी, अकर्मक हो जाएगी, क्या हो जाएगी, अकर्मक हो जाएगी। गीता सोती है, क्या सोती है, नहीं पता, तो ये अकर्मक हो जाएगी। बालक रोता है, क्या रोता है, कैसे रोता है, किसे रोता है, नहीं पता, तो अकर्मक हो जाएगा। आदमी बैठा है, कहाँ बैठा है, किसे बैठा है, क्या बैठा है, नहीं पता, अकर्मक हो जाएगी। राम बचाता है, कैसे बचाता है, क्या बचाता है, नहीं पता, तो अकर्मक हो गई जी। रावण लजाता, क्या लजाता, लजाता तो है, क्या लजाता है, नहीं पता चल रहा है, इस वजह से ये अकर्मक हो गया जी। मेघनाथ चिल्लाता, अरे भाई चिल्लाता है, क्या चिल्लाता है, किसे चिल्लाता है, ठीक है, नहीं पता चल पा रहा, जब क्या कौन किसी का जवाब नहीं मिल पाए तो उसे क्या कहते हैं जी, इन सब को हम लोग क्या कर देते हैं, अकर्मक क्रिया कर देते हैं, क्या करते हैं, अकर्मक क्रिया कर देते हैं। तो अब आप सकर्मक अकर्मक से आपका पर्दा उठ गया होगा जी, और आप कभी भी इसमें फंसिएगा नहीं। चलिए आते हैं हम लोग अपने मेन क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है जी। अगला क्वेश्चन हम लोग देख पा रहे हैं, जलज का अनेकार्थी शब्द पूछा है जी। क्या पूछा है, जलज का अनेकार्थी शब्द। देखिए जलज, जलज को हम लोग देखें तो जलज का कमल हो जाता है जी, क्या हो जाता है जी, कमल हो जाता है। तो देखिए कमल को हम लोग कई पर्यायवाची देखते हैं, कमल, कमल को हम लोग क्या कहते हैं, कमल को हम लोग पंकज कहते हैं, पंकज कहते हैं, नीरज कहते हैं जी, नीरज कहते हैं, अरविंद कहते हैं, ठीक है, अरविंद कहते हैं, सरोज कहते हैं, ठीक है, सतदल कहते हैं जी, इसको क्या कहते हैं, सतदल, सतदल कहते हैं जी। इसको हम लोग फिर कर क्या दिए, जलज कह दिए जी, क्या कहें, जलज कह दिए जी। ठीक है, इस वजह से हम लोग इसको क्या करते हैं, और एक देखते हैं तो इसको अम्बुज भी कह देते हैं जी, क्या कह देते हैं, अम्बुज कह देते हैं। इतने सारे आपके कमल के पर्यायवाची हो गए जी, आप सारे को याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसका जो जलज का सही आंसर रहने वाला था वो आपका क्या रहना था, कमल, क्या, कमल। देखते हैं दूसरा ऑप्शन क्या, मोती, मोती का एक और पर्यायवाची शब्द आप याद रखिएगा, मुक्ता, क्या जी, मुक्ता। ठीक है, मछली, मछली को आप क्या कहते हैं, मछली को आप लोग मीन कहते हैं जी, मीन कहते हैं, सफरी कहते हैं, क्या कहते हैं, सफरी कहते हैं, मकर कहते हैं जी। ठीक है, इस तरीके से इसका याद रखिए। बादल को आप लोग क्या कहते हैं जी, बादल को आप लोग क्या कहते हैं, तो बादल को आप लोग देखिए मेघ कहते हैं, मेघ कहते हैं, जलधर कहते हैं जी, क्या कहते हैं, जलधर कहते हैं, जलद कहते हैं, बारिद कहते हैं, जलद कहते हैं, बारिद कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे चीज कहते हैं, नीरद कहते हैं जी, क्या कहते हैं, नीरद कहते हैं। तो इस वजह से हम देखते हैं इसके सारे के पर्यायवाची शब्द हो गए आपके बादल के। तो देखिए मैं जरूरी नहीं है कि मैं खाली आंसर ही आपके बताऊं, इसके इर्द गिर्द और भी तो क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए हम पूरा इसका डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं, पूरे पेपर का हम लोग देखिएगा यहाँ पे पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, एक एक ऑप्शन को बढ़िया से हम लोग इसका चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं क्या है। पूछता है, दो या दो से शब्दों के मेल से बना तीसरा पद क्या कहलाता है जी। जब दो शब्दों को मिलाते हैं और एक नया पद बनता है, नया शब्द बनता है जिसका एक अलग अर्थ होता है जी, तो उसको हम समास कहते हैं, क्या कहते हैं जी, समास कहते हैं। तो संधि किसको कहते हैं जी, संधि कहते हैं जब दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हमें क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। यहाँ जो आंसर रहने वाला था वो क्या रहने वाला था, समास। उपसर्ग क्या होता है जी, उपसर्ग होता है जब किसी शब्द के, जब किसी शब्द के पहले हम लोग कोई एक ऐसा शब्द का टुकड़ा लगाते हैं जिससे कि एक नया ही शब्द बनता है जी, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि आप लोग देखिएगा जो, जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिन, अनपढ़, अनमोल, अनमोल, अनमोल देखते हैं, अनहोनी देखते हैं, अनहोनी, अनजान, अनजान। फिर आप लोग देखते हैं जी इस तरीके का आप लोग फिर देख लीजिएगा, तो अनपढ़ हो गया, ठीक है, प्रतिदिन हो गया। ठीक है, इस तरह से आप लोग बहुत सारे देखते हैं कि देखिए यहाँ अन हो गया, अन हो गया, अन हो गया, ये अन लगाने से क्या हो जा रहा है, जान में अन लगा दिए थे, एक अलग ही अर्थ बन गया जी। ठीक है, अनमोल में देख रहे हैं, ठीक है, मोल में एक अलग अर्थ हो गया जी जब अन लगा दिए। तो जब किसी शब्द के आगे कोई शब्द का टुकड़ा जोड़ के एक नया शब्द बना देते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं जी, उसको हम लोग कह देते हैं, उसको हम लोग कह देते हैं उपसर्ग, क्या कह देते हैं जी, उपसर्ग। तो उम्मीद है आपको उपसर्ग समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसी तरह का आपका प्रत्यय होता है जी, क्या होता है, प्रत्यय होता है। प्रत्यय किसको कहते हैं, प्रत्यय क्या कहते हैं, किसी शब्द के आखिर में जोड़ते हैं जी, क्या कहते हैं, आखिर में जोड़ते हैं। जैसे कि समाज, समाज में आप ईक जोड़ दीजिए, ये क्या हो जाएगा जी, सामाजिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सामाजिक हो जाएगा जी। ठीक है, उसी तरह आप जोड़ दीजिए मीठा, जोड़ आस, तो आपका क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा मीठास, क्या हो जाएगा जी, मीठास। उसी तरह आप जोड़ सकते हैं जी नाटक, नाटक में कार जोड़ दिए तो आपका क्या हो जाएगा जी, नाटककार, क्या हो जाएगा, नाटककार। तो
देख रहे हैं आखिर में जो जुड़ रहा है, आखिर में जो जुड़ रहा है, आ से जुड़ रहा है, ठीक है, इसमें देख ई को जोड़ रहा था। जब किसी शब्द के आखिर में कोई चीज जुड़ के उसका एक नया ही अर्थ बनाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। तो आपको उपसर्ग भी समझ में आ गया होगा, प्रत्यय क्या होता है इसके बारे में भी आपको अंदाजा लग चुका होगा जी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 15 नंबर कहता है प्रतिदिन कौन सा समास है, कौन सा समास है। समास अभी बताया जब दो या दो से अधिक पदों के मेल से जो एक नया शब्द बनता है, जो नया अर्थ देता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं जी, समास कहते हैं। क्या कहते हैं, समास कहते हैं। तो यहाँ पूछा प्रतिदिन, प्रतिदिन कौन सा समास है, तो यहाँ है अव्ययी भाव समास है। क्या, अव्ययी भाव समास है। तो जरा हम लोग देख लेते हैं समास के बारे में। समास, समास क्या था जी, जब दो पदों का शब्दों के मेल से एक नया शब्द बनता है जी, नया शब्द बनता है, ठीक है, जो नया अर्थ देता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, समास कहते हैं। इसके कई वेग दो हो जाते हैं जी। जैसे एक हम लोग अभी देखे अव्ययी भाव, क्या देखे, अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास किसको कहते हैं जी, जिसके आगे अव्यय जुड़ रहा रहता है। किसी शब्द के आगे यदि अव्यय जोड़ देंगे तो उसको हम अव्ययी भाव समास कहते हैं जी। जैसे यहाँ पे हम लोग प्रति जोड़ दिए, क्या कर जोड़ दिए, प्रति, और यहाँ लगा दिया दिन। यहाँ पे जो बनेगा ये क्या हो जाएगा, प्रतिदिन, प्रतिदिन, ठीक है। उसी तरह हम लोग यदि यहाँ यथा लगा दीजिए, क्या लगा दे, यथा, अरे यहाँ लगा दे संभव, यहाँ क्या हो जाएगा, यथा संभव, यथा संभव। इसी तरह हम लोग यहाँ यथा लगा दे और यहाँ बल लगा दे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यथा बल, क्या हो जाएगा, यथा बल, यानी जितना बल है आपके पास, है ना, यानी कह सकते हैं कि आवश्यकता अनुसार बल होगा तो उसको हम लोग यथा बल कहते हैं। जैसे हम लोग कह सकते हैं प्रति बल, प्रतिबल लगा दीजिए, क्या क्या हो जाएगा, प्रतिबल, ठीक है। उसी तरह आप निसंदेह लगा दीजिए, नि और संदेह, तो हो जाएगा निसंदेह, जिसमें कोई भी आपको डाउट ना हो उसको क्या कहते हैं, निसंदेह कहते हैं। फिर आप कह सकते हैं बे, बे लगा दीजिए, लगाते हैं ना लोग बहुत सारे शब्दों में, बे खटके, ये हो जाएगा बे खटके। इस तरीके का हम देख रहे हैं कि आगे हम लोग क्या कहते हैं, कोई भी अवयव जोड़ के, कोई भी अवयव जोड़ के क्या कहते हैं, किसी एक किसी शब्दों का क्या कहते हैं, अर्थ बदल देते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। उसी तरह हम लोग और देख सकते हैं, जैसे कि आप देखिए दूसरा इसका हो जाता है एक कर्मधारय। क्या होता है जी, कर्मधारय। कर्मधारय में क्या होता है जी, इसमें भी दो शब्द मिलकर बने रहते हैं, जिसमें से आपका पहला पद जो होता है जी वो प्रधान होता है। जैसे कि आपको बोलेगा, जैसे कि आपको बोलेगा जी महेश्वर, यानी महान है, महान है जो ईश्वर, यानी ईश्वरों में जो महान है जी उसको ईश्वर महेश्वर कहेंगे। उसी तरह हो जाता है परमेश्वर, यानी परम है, परम है जो ईश्वर, इसको हम लोग क्या कहेंगे, परमेश्वर, इसको क्या कहेंगे, परमेश्वर। उसी तरह हम लोग कहेंगे अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक यानी अल्प है, यानी संख्या में जो कम है जी, क्या है, संख्या में अल्प है, जो क्या है, अल्प है यानी कम है, ये उसको हम क्या कहें, अल्पसंख्यक कह जाएंगे। उसी तरह हम लोग देख सकते हैं और भी अधमरा, अधमरा यानी आधा मरा जो होता है, आधा मरा हुआ, आधा मरा हुआ को हम लोग क्या कहेंगे, आधमरा कहेंगे जी। फिर उसी तरह देखते हैं हम लोग चरण कमल, चरण कमल, ठीक है, कमल, कमल समान जो चरण हो जी, कमल समान चरण है जो, कमल समान चरण वाले को चरण कमल कहेंगे। तो देख रहे हैं यहाँ पे हर एक का प्रथम पद क्या है आपका, क्या है, महत्वपूर्ण है जी, क्या है, प्रधान है, ठीक है, प्रधान है। इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं जी, इसका हम लोग कह देते हैं कर्मधारय समास। कौन सा कह देते हैं, कर्मधारय समास। इसी तरह का एक और आपका हो जाता है, देखते हैं क्या, एक बहुव्रीहि समास होता है जी। क्या होता है, बहुव्रीहि। आज थोड़ा सा समास के बारे में आपको डिटेल में बता दे रहा हूँ क्योंकि आपको समास पूछा जाता है जी, और समास में बहुत सारे बच्चों को आपको डाउट भी होता है, तो आपकी आज क्लियर हो जाएंगे जी। देखिए ये भी क्या होता है, ये भी एक उसी तरीके का कर्मधारय जैसा ही एक वर्ड होता है जी, लेकिन शब्द होता है। लेकिन ये क्या कहता है, इसमें भी पहला पद जो होता है वो आपका कह सकते हैं कि प्रधान होता है, बट ये क्या करता है, एक अलग ही मीनिंग देता है जी, एक तीसरा ही मीनिंग देता है, त्रिनेत्र, त्रिनेत्र, त्रिनेत्र से हम किसी और को भी जानते हैं। जब किसी और को उसी नाम से जानते हैं, एक तीसरे व्यक्ति के बारे में हमको जब ज्ञात कराता है तो उसको क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास कहते हैं। त्रिनेत्र से आप लोग जानते हैं, किसको जानते हैं जी, हमारे देवों के देव महादेव यानी शिव जी को जानते हैं जी, किसको, शिव जी को। अगर तीसरी आंख यदि खुल जाती है तो फिर कह सकते हैं कि उनके गुस्से का किसी भी बस नहीं चलता है जी, फिर तो वो क्या कहते हैं, किसी को भी भस्म कर सकते हैं, ठीक है, त्रिनेत्र। फिर आप देखते हैं इस तरीके से तो आप कर सकते हैं लंबोदर, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, लंबोदर। इससे भी हमको तीसरा तीसरे का ज्ञात होता है जी। लंबोदर से हम लोग किसको जानते हैं, गणेश, इनके शिव जी के बेटे गणेश जी को,
ठीक है, गजानन, गजानन, गज का आनन है जिसको, यानी हाथी का सर जिसको इसका गजानन कहते हैं। हाथी का सर किसका है जी? तो वापस से वही गणेश जी का। किसका है? गणेश जी। उसी तरह हम लोग देखते हैं जी चक्रपाणी, 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 चक्र है, चक्र है पानी में जिसके, चक्र है पानी में जिसके, पानी मतलब हाथ होता है जी, किसके हाथ में चक्र होता है? यहां से देख सकते हैं इसका तीसरा अर्थ निकल रहा है हमारे शेष भगवान जो है विष्णु जी, इसके विष्णु जी के बारे में। ठीक है, तो उनके हाथ में चक्र होता है जी। आप फिर इसको देख सकते हैं, इसको कहिए मुरलीधर, मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाले, धारण करने वाले कौन है जी? मुरली किस कौन बजाते हैं? गोकुल धाम में मुरली बजा बजा के गोपियों को कौन मंत्र मुक्त किया करता था जी? तो हमारे नटखट कृष्ण भगवान जी, कृष्ण जी। कौन? तो कृष्ण जी। ये मुरलीधर हो गए। उसी तरह का आपका गिरधर, गिरधर अंगुली पे पर्वत को उठा लेने वाले भगवान हमारे कौन थे? यानी गिर, गिर को, गिर धारण करने वाले, गिर धारण करने वाले हमारे प्रभु कौन है? एक ही कानी अंगुली पे इनको उठा लिया था, इसको कहते हैं हम लोग कृष्ण भगवान जी। क्या कहते हैं? गोवर्धन पर्वत को कानी अंगुली पे उठा लिए थे जी, एक ही अंगुली पे, तो उनको हम लोग गिरधर कहते हैं, यानी श्री कृष्ण जी, हमारे गोपाल कृष्ण जी को कहा जाता है जी। फिर इसी तरह से हम श्वेतांबर कहते हैं, श्वेतांबर, जिनका अंबर श्वेत हो जी, अंबर श्वेत हो, यानी जिनका अंबर श्वेत हो। अब कह सकते हैं अंबर, उनका अंबर पहनावा वस्त्र किनका सफेद होता है जी? हमारी विद्या देवी सरस्वती, सरस्वती माँ सरस्वती जी का जी। ठीक है, इनका वस्त्र होता है वो सफेद रंग का होता है जी। ठीक है, इस तरीके से देखते हैं इन सारे का क्या होगा, एक तीसरा ही अर्थ निकलता है, एक अलग ही व्यक्ति के बारे में हमको पता चलता है जी। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग बहुव्रीहि समास कहते हैं। किसको कहते हैं? बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास से आपका जो डाउट है वो उठ चुका होगा जी। ठीक है, आते हैं फिर अगले समास में। अगला समास क्या कहता है जी? द्वंद्व समास होता है, एक द्वंद्व समास होता है, एक द्विगु समास होता है। थोड़ा दोनों को जान लेते हैं। द्वंद्व में क्या होता है? द्वंद्व में भी दो शब्द मिले रहते हैं, लेकिन दोनों की इसमें प्रधानता रहती है। इसमें क्या रहती है? दोनों की प्रधानता रहती है। जैसे आप कह सकते हैं माता पिता, माता के बिना पिता है, पिता के बिना माता नहीं। ठीक है। लाभ हानि, लाभ हानि, सुख दुख, सुख दुख। ठीक है, उसी तरह आप और देख सकते हैं ऊंचा नीचा, आसपास, आसपास। ठीक है, सीता जी और राम जी। ठीक, इस तरीके का जो रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? द्वंद्व समास कहेंगे। उसको हम लोग क्या कहेंगे? द्वंद्व समास कहेंगे। द्विगु समास की क्या रहता है? तो द्विगु समास में भी जो दो वर्ड रहता है, तो इसमें जो रहता है, ये पहला जो रहता है उसकी प्रधानता रहती है, वो संख्या का ज्ञात कराता है। ये क्या कहता है? संख्या के बारे में बताता है। जैसे पंचवटी, पंचवटी, पंचवटी यानी पांच वाटिकाओं का समाहार, पांच वाटिका, पांच वाटिकाओं का समाहार, समाहार यानी पांच वाटिका, पांच वाटिका कहते हैं बगीचा, पांच बगीचा को मिला के हम उसको क्या कहते हैं? पंचवटी कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचवटी। तो देख रहे ये पंच, पांच को बताने का काम कर रहा है, इसलिए इसको पंचवटी कहते हैं। दशक, 10 सालों का जो समूह होता है जी, 10 साल का समाहार, 10 सालों का, 10 सालों का समाहार, उसको हम लोग क्या कहते हैं? दशक कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? दशक कहते हैं। उसी तरह चतुर्भुज, क्या कहते हैं? चतुर्भुज, हम लोग कहते हैं चार भुजाओं वालों को हम लोग क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। तो देख रहे हैं 4, 10, 5। उसी तरह आप देख लीजिएगा तो और भी देख सकते हैं नौ रत्न, नौ रत्न, नौ को जो रत्न का समाहार रहता है जी, नौ मतलब नौ, नौ रत्नों का समाहार, उसको हम लोग क्या कहते हैं? नौ रत्न कहते हैं। शताब्दी, शताब्दी जिसको कहते हैं जी, शताब्दी जिसको कहते हैं, यानी सत, सत मतलब क्या होता है? 100, सत मतलब क्या होता है? 100, 100 सालों का जो समूह होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? शताब्दी कहते हैं। नौ यानी नौ रत्नों का जो समूह रहता है उसको नौ रत्न, पांच वाटिकाओं का समूह रहता है उसको पंच वाटिका, 10 सालों का जो समूह रहता है उसको दशक, चार भुजाओं वाले को हम लोग चतुर्भुज कहते हैं जी। तो इस तरीके का जो आपका शब्द बनते हैं जी, उसको हम लोग क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं, इसको द्वंद्व समास कहते हैं। और आपको कर्मधारय, अव्ययी भाव और बहुवीर्य के बारे में पूरा समास में ही इसी मॉडल क्वेश्चन में चर्चा कर दिया जाए। इस वजह से कहता हूँ आप मॉडल क्वेश्चन को डिटेल में बैठ के इत्मीनान से बारी बारी से देखिए, तो आपको बहुत कुछ, बहुत सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन क्या था?
देखिए हमारा क्वेश्चन था यहाँ पे प्रतिदिन कौन सा समास आता है। प्रति देखिए यहाँ पे क्या प्रति के एक अव्ययी है जो कि दिन में जुड़ा था, तो ये हमारा क्या था, अव्ययी भाव समास था। कौन सा था, अव्ययी भाव समास। फिर बोला नीला है जो कंठ, नीलकंठ, नीलकंठ के नाम से जानते हैं, जो नीलकंठ, नीला है कंठ, जानते हैं हमारे देवों के देव महादेव। जब आपको कह सकते हैं ये समुद्र मंथन हुआ था उसमें से जो विष निकला था जी, तो उस विष को पीने के लिए आगे आए थे वो हमारे कौन थे, हमारे महादेव जी थे। उन्होंने जब विषपान किया था तो उनको यहाँ पे देखिएगा ये विष को यहीं पे धारण कर रखे थे, जिसके कारण वो इनका क्या हो गया था, नीला पड़ गया था, जिस कारण से उसको नीलकंठ कहा जाता है। नीला कंठ है जिसका, उसको कहा जाता है नीलकंठ। तो देखिए ये नीलकंठ से एक अलग ही अर्थ निकलता है। एक तीसरे व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है जी, वो शिव जी है, और शिव जी को जब तीसरा ही अर्थ निकलता है तो हम लोग क्या कहते हैं, उसको बहुव्रीहि समास कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास कहते हैं। ये हमारा बहुव्रीहि समास है, ठीक है। अब आते हैं जी, कहता है जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताएं। रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताना जी। तो चलिए देखते हैं, थोड़ा वाक्य के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए वाक्य, वाक्य क्या होता है जी, वाक्य जो होते हैं वो भाषा की एक पूर्ण इकाई होती है, भाषा की पूर्ण इकाई होती है। यानी ये हमको पूरा पूरा अर्थ देता है जी, पूरी अर्थ देता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। वाक्य का जो भेद होता है, जो रचना के आधार पे 3 भेद हो जाते हैं जी, और अर्थ के आधार पे इसके 8 भेद हो जाते हैं। कितने, 8। तो आपको जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, रचना की दृष्टि से पढ़ना जी। तो रचना की दृष्टि से जो 3 भेद होते हैं जी, वो हम लोग देखते हैं बारी बारी से क्या हो जाता है। सबसे पहले देखेंगे, एक हो जाता है सरल वाक्य। क्या हो जाता है, सरल वाक्य। एक हो जाता है जी संयुक्त वाक्य, रहता है संयुक्त वाक्य। और एक जो आपका हो जाता है जी, एक हो जाता है आपका मिश्र वाक्य। एक क्या हो जाता है जी, मिश्र वाक्य हो जाता है। क्या हो जाता है, मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य हो जाता है, ठीक है। सरल वाक्य के बारे में थोड़ा हम लोग जानकारी लेते हैं। सरल वाक्य किसको कहते हैं जी, थोड़ा देख लेते हैं। सरल वाक्य देखिए, सरल वाक्य में क्या रहता है, तो सीधे से आप कह सकते हैं कि इसमें एक कर्ता होगा, यानी एक कर्म होगा। कर्म कहते हैं क्रिया होगी, क्रिया एक होगी, और उस क्रिया को करने वाला हमारा क्या कहलाता है जी, कर्ता कहलाता है। जिस जिस वाक्य में एक कर्ता हो और एक क्रिया हो जी, तो उस वाक्य को हम लोग क्या कहते हैं, साधारण वाक्य कहते हैं, सरल वाक्य कहते हैं। ठीक है, गंगा पढ़ाई करती है, ठीक है, गंगा पढ़ाई करती है, एक क्रिया एक कर्ता हो गया, तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं, सरल वाक्य। पारस खाना खाता है, खाता है एक क्रिया हो गई, एक कर्ता हो गया, तो इसको हम लोग क्या कहें, साधारण वाक्य। खेलता है जी, राकेश खेलता है, तो ये क्या हो गया, सीधा सीधा हम लोग सरल वाक्य कर दिए। बबीता चलती रहती है, एक क्रिया एक कर्ता, तो हम इसको कहेंगे सरल वाक्य कह देंगे जी, ठीक है। बिजली कड़कती है जी, तो इसको साधारण वाक्य कहेंगे। रोहन भागता रहता है, ये साधारण वाक्य हो गया। मेहमान घर आते हैं जी, साधारण वाक्य हो गया। राम पुस्तक पढ़ता है, साधारण वाक्य हो गया, ठीक है। राधा लेख लिखते लिखती है, एक क्रिया हो गई और एक कर्ता हो गया, तो इस वजह से हम क्या कहेंगे, इसको सरल वाक्य कहेंगे जी, साधारण वाक्य कहेंगे, ठीक है। ये आपका सरल अथवा साधारण वाक्य के उदाहरण है। अगले टाइप पे आते हैं जी, ये हमारा संयुक्त वाक्य। क्या है, संयुक्त वाक्य। तो याद रखिएगा जब आपका संयुक्त वाक्य रहता है ना, तो संयुक्त वाक्य को पहचानने का क्या होता है, तो संयुक्त वाक्य में देखिएगा दो वाक्य मिलके एक वाक्य बनाते हैं जो पूर्ण अर्थ स्पष्ट करते हैं। कहते हैं कि यहाँ पे जो रहता है ये भी दो उपवाक्य रहते हैं, ये और ये दो उपवाक्य रहते हैं, दोनों ही प्रधान होते हैं जी, दोनों का ही अपना अपना पूरा पूरा अर्थ होता है। इस तरह का जो वाक्य मिले हमको, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं जी, उसको हम लोग क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं। यहाँ जो यहाँ संयोजक है, संयोजक के तर्क पर, संयोजक के तर्क पे आपके कुछ कीवर्ड होते हैं जो, उन कीवर्ड को आप पहचान लीजिए। जैसे कि आपका क्या रहेगा, जैसे कि आपका रहेगा किंतु, किंतु, परंतु, परंतु, और, तथा, एवं, अथवा, भी, नहीं तो, ठीक है। इस तरीके के वर्ड आपको यदि रहते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ये सारे वर्ड्स के द्वारा दो उपवाक्य जुड़कर एक नया वाक्य बनाते हैं, एक नया अर्थ देने का काम करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त मतलब जुटा हुआ, ठीक है, दो वाक्यों को जोड़कर एक नया वाक्य बनता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो याद रखिएगा इन संयोजकों को पहचान के आप सीधे सीधे आप संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य और साधारण वाक्य में विभेद कर सकते हैं। देखते हैं यहाँ पे उदाहरण दे, बोला है वह सुबह मेरे घर आया और शाम को लौट गया। तो देखिए यहाँ पे एक उपवाक्य ये हो गया, दूसरा उपवाक्य ये हो गया जी। देख रहे हैं कि शाम को वापस लौट गया, ये भी अपने में पूर्ण है, पूरा अर्थ दे रहा है जी। वह सुबह मेरे घर आया, ये भी अपना पूरा अर्थ दे रहा है, यानी दोनों ही क्या है, दोनों ही प्रधान उपवाक्य हैं जी, दोनों की अपनी अपनी महत्ता है जी, ठीक है। लेकिन इन दोनों को जो जोड़ने का काम कर रहा है ये संयोजक कर रहा, और जब संयोजक के दौर पर दो उपवाक्य जुड़े हुए हों तो इस प्रकार के वाक्य को हम लोग क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं। रात खत्म हो गई और उजाला होने लगा जी, रात खत्म हो गई और क्या हो गया, उजाला होने लग गया।
राम ने बहुत मेहनत की लेकिन परीक्षा में सफल नहीं हो पाया जी। देखिए दो को जुड़ा हुआ, वो बहुत तेज दौड़ा फिर भी बस को नहीं पकड़ पाया। दो उपवाक्य एक संयोजक के तौर पे जुड़े हुए हैं जी, तो इसको हम क्या कहें, संयुक्त वाक्य। राधा ने मेहनत की और सफल हो गई, मेहनत की और सफल हो गई। सफल होना और राधा का मेहनत करना दोनों क्या हो गया, संयोजक और के द्वारा जोड़कर एक नया वाक्य बनाया गया। तो ये क्या था, संयुक्त वाक्य था। छुट्टियां समाप्त हुई और हम घर आ गए, तो और क्या हो गया, आपका संयोजक हो गया। ठीक है। सूरज निकला और चारों ओर क्या हो गया, उजाला छा गया, संयुक्त वाक्य हो गया। मैंने उसे देखा और रो पड़ा, ये भी क्या हो गया, संयुक्त वाक्य हो गया। वो बीमार था इसीलिए, यहाँ पे याद रखिएगा इसलिए, ठीक है, इसलिए विद्यालय नहीं जा सका। बीमार था इसलिए विद्यालय नहीं जा सका। एक बीमार होना एक वाक्य हो गया और स्कूल नहीं जाना एक वाक्य हो गया। दोनों को जो मर्ज करने का काम किया, मिलाने का काम कर दिया, वो कौन किया, इसलिए। ठीक है। मैं झटपट पहुंचा फिर भी बस छूट गई। ये सारे जो थे वो क्या थे, आपके संयुक्त वाक्य थे, वो आपके क्या थे, संयुक्त वाक्य थे। ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्या करिएगा, संयुक्त वाक्य का आप क्या करिएगा, ये विभेद कर लीजिएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है, एक और कीवर्ड रख लीजिए पर। ठीक है। आप कीवर्ड तो ठीक है पहचान लिए, लेकिन केवल कीवर्ड को वाक्य में देख के अंधाधुंध आपको संयुक्त वाक्य में टिक नहीं कर देना है जी। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। जैसे एक मैं आपको बता देता हूँ, तुम बस रुकने के स्थान पर, तुम बस रुकने के स्थान पर चले जाओ, चले जाओ, तुम बस रुकने के स्थान पर चले जाओ। आप बोलेगा सर पर है, इसको लगा देंगे संयुक्त वाक्य, नहीं वो आपका गलत हो जाएगा। थोड़ा दिमाग लगाइए, जो बात को कर रहे हैं उसको ध्यान से पकड़िए। ठीक है, तो आप कभी भी गलती नहीं करिएगा संयुक्त वाक्य ढूंढने में। आप संयोजक के पास जाइए, संयोजक के पास जाइए, संयोजक के पास खड़े होकर आगे देखिए, आगे जो आपका वाक्य दिया हुआ वो क्या पूर्ण अर्थ दे रहा है, पूरा पूरा अर्थ दे पा रहा है क्या, तुम बस रुकने के स्थान, क्या तुम बस रुकने का स्थान, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब समझ में नहीं आया तो इसको सीधे सीधे आप साधारण वाक्य कहिए, क्या कहिए, साधारण वाक्य कह दीजिए। फिर आप इसको संयुक्त नहीं कहिएगा जी, क्या कहिएगा, संयुक्त नहीं कहिएगा। ठीक है, संयुक्त नहीं करिएगा। ठीक है, तो याद रखिए, खाली कीवर्ड पकड़ के आप उसको संयुक्त वाक्य नहीं करिएगा। ठीक है, जैसे कि एक दो एग्जांपल और मैं बता देता हूँ। जैसे कि आप कहिए इसको, मैंने मैंने उसे पढ़ाया और नौकरी दिलाई, और नौकरी नौकरी दिलाई। ठीक है, गए किसके पास, संयोजक के पास। इसके आगे देखिए, क्या ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा, पूरा अर्थ दे रहा, मैंने उसे पढ़ाया, हाँ दे रहा, पूरा अर्थ दे रहा। जब पूरा पूरा अर्थ दे दिए तो सीधे सीधे इसको संयुक्त मारेंगे, क्या करेंगे, संयुक्त वाक्य बोलेंगे। और यदि कंप्लीट अर्थ नहीं दे पाए तो फिर इसको हम लोग साधारण वाक्य कह देंगे, क्या कह देंगे, साधारण वाक्य कह देंगे। तो ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, इसकी पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा, तो आप कभी भी संयुक्त वाक्य को छांटने में गलती नहीं करिएगा। चलिए हम लोग आते हैं अगले पे। देखिए अब आता है जी हमारे मिश्र वाक्य के बारे में। क्या रहता है, मिश्र वाक्य के बारे में। जब भी मिश्र वाक्य आपको पहचानने बोले, मिश्र वाक्य में भी क्या रहता है जी, इसमें भी देखिएगा दो वाक्य रहते हैं, दो वाक्य रहता है। ठीक है, जिसमें से एक प्रधान वाक्य रहता है, जो एक रहता है वो प्रधान रहता है, दूसरा जो रहता है उस पर क्या रहता है, जो आश्रित रहता है। यानी एक वाक्य के बिना दूसरा वाक्य क्या रहता है, अधूरा रहता है। तो इस तरीके का जो वाक्यों का संयोग रहता है, जो नया वाक्य बनता है, उसको हम क्या कहते हैं, मिश्र वाक्य कहते हैं। और मिश्र वाक्य को पहचानने का तरीका है कि जब भी वाक्य में आपको मिले आपस में कि, यानी देन जिसको कहते हैं, डैट कहते हैं, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहां, वहां, जिधर, उधर, यद्यपि, यदि, अगर, तो, या फिर ज्यों ही, त्यों ही, ये सारे वर्ड मिले, आप सीधे से तो उसको मिश्र वाक्य लगाइए। क्या करिएगा, मिश्र वाक्य लगाइए। साथ ही देखिएगा कि पहला वाक्य और दूसरा वाक्य, क्या कोई वाक्य पहले वाक्य पे आश्रित है क्या। यदि इस तरीके से आपको पूरा वाक्य मिलेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, मिश्र वाक्य कहेंगे। जैसे देखिए उदाहरण, जो औरत बाहर बैठी है, जो औरत बाहर बैठी है वह मेरी क्या है, दादी है। तो सबसे पहले वह देखते ही हम इसको क्या करें, मिश्र वाक्य लगाए, क्या करें, मिश्र वाक्य लगा दे। लेकिन और आप इसको ध्यान लगाइएगा तो पता चलेगा मेरी दादी है, कौन पता ही नहीं चल रहा है, लेकिन हमको पहला वाक्य बताना पड़ेगा, जो औरत बाहर बैठी है, वो जो बाहर बैठी है वो हमारी क्या, दादी है। यानी जो मेरी दादी है वो किस पे आश्रित है जी, जो बाहर बैठी है वो औरत पे। ठीक है, तो इस वाक्य ये वाक्य किस पे आश्रित है जी, पहले वाले के बाद। ठीक है, तो जब पूरा वाक्य में एक वाक्य प्रधान हो और दूसरा वाक्य उस पर आश्रित हो तो इसको हम मिश्र वाक्य कहते हैं। ठीक है,
देख रहे हैं वो जो लड़की कमरे में बैठी है वह मेरी चचेरी बहन है, तो वह देखते ये क्या होगा, मिश्र वाक्य। यदि आप मेहनत करोगे तो परीक्षा में क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे, तो ये भी क्या हो गया आपका मिश्र वाक्य हो गया। मैं ये अच्छी तरह से जानता हूँ कि देखते ये क्या होगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा। ठीक है, यदि वो राजस्थान है, यह वही राजस्थान है जिसे मरु प्रदेश कहते हैं। मरु प्रदेश कहते हैं, यदि राजस्थान नहीं रहता तो फिर इस अर्थ का क्या कोई मतलब रहता, नहीं रहता। इस वजह से हम कह सकते हैं ये किस पे आश्रित है, इस पे आश्रित है। ठीक है, तो जब इस तरीके का आपको वाक्य मिले तो इसको मिश्र वाक्य करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको मिश्र वाक्य, सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य भी आसानी से समझ में आ गया होगा और अब आप गलती नहीं करेंगे जब परीक्षा हॉल में जाएंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था जी, हमारा क्वेश्चन कह रहा था तो जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगते हैं। अच्छा, तो यहाँ मोर नाचने लगते हैं, मोर नाचने लगते हैं एक वाक्य, और जब वर्षा होती है, मोर नाचते हैं जब वर्षा होती है। मोर का नाचना किस पे आश्रित है, वर्षा होने पे। उसके साथ साथ देख रहे हैं यहाँ तब लगा हुआ, क्या लगा हुआ, तब लगा हुआ। तो जब इस तरीके का संयोजक जुड़े, ठीक है, तो इससे पहचान जाना है कि कौन सा वाक्य है, मिश्र वाक्य। कौन सा वाक्य, मिश्र वाक्य। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से आपको वाक्य छाट लेना है। अब आता है कि जिस वाक्य में कर्ता के काम को प्रधानता दी जाती है, वो कौन सा वाच्य होता है, तो उसको सीधे सीधे कर्ता के काम को प्रधानता दी जाती है। जिस वाक्य में कर्ता के काम को प्रधानता दी जाती है उसको हम लोग कर्म वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्म। जब कर्ता के काम को प्रधानता दी जाती है ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्मवाच्य कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्मवाच्य कह देते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक सेकंड, जरा मैं आपको थोड़ा वाच्य के बारे में बता देता हूँ, वाच्य क्या होता है। ठीक है, थोड़ा वाच्य के बारे में बता देता हूँ। जैसे कि आपको कोई वाक्य मिलेगा, क्या होगा, कोई भी वाक्य मान लेते इस तरीके का कोई वाक्य मिलेगा, पूरा आपका एक वाक्य मिलेगा। ठीक है, ये मान लेते एक वाक्य आता है। ठीक है, यहाँ कोई क्रिया होता है, सबसे पहले क्रिया के पास है, क्रिया को करने वाला जो रहता है, जो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। ठीक है, कर्ता को पहचानिए और कर्ता के तुरंत बाद देखिए कोई विभक्ति चिन्ह है क्या, कोई विभक्ति चिन्ह है क्या जी, चिन्ह है क्या। यदि विभक्ति चिन्ह है तो हम सीधे सीधे कहेंगे ये कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य नहीं होगा जी, कर्तृवाच्य वो नहीं होगा। ठीक है, यदि विभक्ति चिन्ह है तो कर्तृवाच्य नहीं होगा, विभक्ति चिन्ह नहीं है तो हम कर्तृवाच्य कहेंगे। उसका सीधे चलिए, कर्ता जो काम करेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे जी, कर्ता के बारे में, कर्ता जो काम करेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, कर्म कह देंगे। क्या कह देंगे, कर्म कह देंगे जी, कर्म कह देंगे। कर्म के तुरंत बाद आगे जाइए, क्या यहाँ पे कोई विभक्ति चिन्ह है, विभक्ति चिन्ह है, विभक्ति चिन्ह है जी। यदि विभक्ति चिन्ह है, विभक्ति चिन्ह है तो हम इसको कहेंगे कि ये आपका क्या है, कर्मवाच्य, कर्मवाच्य, कर्मवाच्य। यदि विभक्ति चिन्ह है तो कर्मवाच्य नहीं होगा। क्या होगा, कर्मवाच्य नहीं होगा, सॉरी। ओहो, चलिए ठीक, फिर से बता देता हूँ मैं, इस तरीके से समझ लीजिए। ये था वाक्य, ये बताया ना जी, ये वाक्य बताया। अंत में रहती है क्रिया, क्रिया को करने वाला जो होता है उसको क्या कहते हैं जी, हम लोग कर्ता। बोले कर्ता के आगे जाइए और देखिए कोई विभक्ति चिन्ह है क्या, यानी ने, से, पर, भी, ये सब है क्या, विभक्ति चिन्ह है। विभक्ति चिन्ह यदि होगा जी तो हम इसको कह देंगे ये कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य नहीं होगा। और यदि नहीं है, विभक्ति चिन्ह नहीं है, तो हम बोलेंगे वो कर्तृवाच्य होगा। क्या होगा, कर्तृवाच्य होगा। उसी तरह के कर्ता जो काम करेगा जी, जो क्रिया करेगा, कर्ता जो क्रिया करेगा जी, उसको हम लोग कहते हैं कर्म। क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। ठीक है, कर्म कहते हैं। कर्म के आगे जाइए और फिर यहाँ पे देखिए कोई विभक्ति चिन्ह है क्या, कोई विभक्ति चिन्ह है क्या, विभक्ति चिन्ह यदि नहीं है, विभक्ति चिन्ह यदि नहीं है, ठीक है, तो सीधे सीधे ये बोलिएगा कि आपका कर्मवाच्य होगा जी। क्या होगा, कर्मवाच्य होगा। ठीक है, और यदि विभक्ति चिन्ह है, विभक्ति चिन्ह ने, से, पर होगा, विभक्ति चिन्ह होगा तो ये कर्मवाच्य न होके क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, ये भाववाच्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कुछ उदाहरण लेके हम देखते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको बता दें, पहला उदाहरण लेते हैं, बच्ची, बच्ची से दूध पिया गया, पिया गया, काम क्या, पीना। क्रिया से आगे हम देखें कौन कर रहा, बच्ची। बच्ची के तुरंत बाद गए, देखे कोई विभक्ति चिन्ह है, विभक्ति चिन्ह यदि है तो हम कहेंगे जी ये आपका क्या है,
यहाँ क्या होता है, विभक्ति चिन्ह है तो वो कर्तृवाच्य नहीं होगा जी, तो सीधे सीधे इसको कहेंगे कर्तृवाच्य नहीं होगा। क्या होगा, कर्तृवाच्य नहीं होगा। तो सीधे सीधे बच्ची के आगे देखते हैं कर्म कौन सा, कर्म कौन सा, दूध। दूध, दूध के आगे कोई विभक्ति चिन्ह है जी, विभक्ति चिन्ह है, नहीं है, नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, नहीं है। तो विभक्ति चिन्ह नहीं होता तो उसको हम क्या कहते हैं, कर्मवाच्य कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, कर्मवाच्य कह देंगे। ठीक है, तो ये जो होगा आपका क्या होगा, कर्मवाच्य होगा। ठीक है, चलिए अगले एग्जाम्पल पे आते हैं। अगले एग्जाम्पल पे आते हैं। दूसरा एग्जाम्पल यदि आपको बताया तो ये कह रहा है मालिनी माला बनाती है। मालिनी माला बनाती है। सीधे सीधे हम लोग यहाँ क्रिया पे गए, बनाना। इसके बाद गए हम लोग कर्ता के पास। कर्ता से तुरंत पूछे क्या आपके पास विभक्ति चिन्ह है, तो देख रहे हैं यहाँ पे कोई भी विभक्ति चिन्ह नहीं है। जब विभक्ति चिन्ह नहीं होता है, जब विभक्ति चिन्ह नहीं होता है, तो हम लोग विभक्ति चिन्ह नहीं होता तो उसको क्या कहते हैं कि वो कर्तृवाच्य क्या होता था, होता था। क्या होता था, कर्तृवाच्य होता था जी। तो ये सीधे सीधे आपका क्या हो जाएगा, कर्तृवाच्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्तृवाच्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप कर्तृवाच्य भी ढूंढ लीजिएगा जी। ठीक है, तो कर्तृवाच्य ढूंढना सिखा दिया, हमें कर्मवाच्य ढूंढना सिखा दिया। यानी अंदाजे में आपको कर्ता, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य नहीं लगाना है। ठीक है, तो आपको कुछ ट्रिक वे पता होना चाहिए, कुछ कंसेप्ट पता होना चाहिए। इस कंसेप्ट को यदि आप ध्यान में रखते हैं कभी भी आप वाच्य छाटने में गलतियां नहीं करिएगा। तीसरा आप देख लीजिए, जैसे कि आपको कह दें, पुलकित रामायण पढ़ रहा है, पुलकित रामायण पढ़ रहा है। पढ़ रहा है, कौन पढ़ रहा है, पुलकित। कर्ता, कर्ता के पास गए, कोई विभक्ति चिन्ह है जी, विभक्ति चिन्ह, विभक्ति चिन्ह है क्या, विभक्ति चिन्ह देख रहे हैं, नहीं है, नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, कर्तृवाच्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, कर्तृवाच्य हो जाएगा। सीधे से देख रहे हैं कि हम लोग वाच्य आसानी से ढूंढ ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं, आसानी से हम लोग ढूंढ ले पा रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या करिएगा, वाच्य को ढूंढ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले पे हम लोग आते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या था। तो हाँ, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि बालक चांद की ओर देख रहा है, तो हो जाएगा की ओर हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा समुच्चय अवयव सदृश, समुच्चय मतलब जोड़ना होता है, समुच्चय यानी कंजक्शन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, कंजक्शन पूछ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, और हो जाएगा, अथवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अथवा। ये क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। ठीक है, या अथवा को कहते हैं, या कहते हैं, क्या कहते हैं, या। ठीक है, तो इस वजह से इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है जी, ये पाठ्य पुस्तक अब शुरू हो गई। व्याकरण के बाद आपका जो क्वेश्चन हो जाएगा वो किसका हो जाएगा, पाठ्य पुस्तक का हो जाएगा। देखिए कहता क्या है कि प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 21 से लेकर 24 तक के लिए सही उत्तर का चयन करें। तो बस आपको ये आपकी पंक्तियां दी गई है जी, जो कि सूरदास वाले पद से है जी। देखिए कहता क्या है, उदो तुम हो अति बड़भागी। उधो, ये जो आपका पंक्तियां रहने वाले वो जानते हैं ना आपके अब जब उधो जोग संदेश कृष्ण जी की ओर से गोपियों को समझाने के लिए आता है, तो गोपियां जो उसको उनको जो उल्हाने देती है, उसी का जो वार्तालाप है, जो उनके जो उस समय का सिचुएशन है, जो उसी के बारे में ये सारी पंक्तियां दी गई है। तो जरा पढ़ते हैं और समझते हैं कि उस समय वो कैसा माहौल रहा होगा। तो उदो तुम हो अति बड़भागी, यानी गोपियां कहती है कि उदो तुम जानते हो तुम बहुत ही बड़भागी हो, यानी उसको मजाक में व्यंग कस रहे तुम बहुत ही बड़भागी हो। कैसे, तो देखते हैं। अपरस रहत सने तगादे नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर ताहा रस दे न दागे। जिस प्रकार तुम श्री कृष्ण के पास रहकर श्री कृष्ण के प्रेम में आप घुल मिल नहीं पाए, उसके प्रेम को समझ नहीं पाए। ठीक है, यानी आप बहुत ही बड़े बड़भागी हो जी, यानी व्यंग कस रहे, मजाक करिए। जैसे पुरैन पात देखते हैं ना, कमल का पत्ता जिस तरह पानी में, ठीक है, पानी में वो दिन भर रात भर यानी हमेशा हमेशा डूबा रहता है जी, हमेशा हमेशा पानी में ही रहता है ना। पर पूरैन पात रहत जल भीतर, जल के भीतर रहता है, लेकिन तारस देह न दागी, उसके देह में एक दाग भी नहीं लगता। उसी तरह आप भी पूरैन पात की तरह है जो कृष्ण प्रेम के महासागर में रहते हैं, लेकिन आप उनके प्रेम में तनिक भी भिगो नहीं पाए अपने आप को। ठीक है, ज्यों ज्यों जल माँ तेल की गागरी बूंद न ताको लागे। जिस तरह पानी की गागरी में हम लोग तेल डाल देते हैं जी, तो तेल उस पर मिल नहीं पाता, तेल उसके ऊपर तैरते रहता है, घुल नहीं पाता। उसी तरह आप भी हैं, जो कृष्ण प्रेम के सागर में रहते हुए भी आप क्या उसके तले में तैरते रहे, उसके प्रेम में भीग नहीं पाए अपने आप को। ठीक है, ये उनको उलाहना दे रही है गोपिया सारी। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो दृष्ट रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी गुरु चाटी ज्यों पागे। बोलता है कि प्रीति की नदी में जो मैं पैर डाल चुका हूँ, जो दृष्टि रूप न परागे, मैं फिर उससे बाहर नहीं आ सकूंगी।
सूरदास अबला हम भोरे, यानी कृष्ण जी हम सबको अबला समझ गए हैं जी, जो कि जो संदेश भेज रहे हैं। अब राजनीति पर आए हैं जो उद्धव के द्वारा हमको समझाने के लिए आए, उनको ये नहीं पता है कि हम उसी चींटी के समान हैं जो गुड़ में लिपटी हुई सिमटी हुई रहती है जी। उसी तरह हम कृष्ण जी के प्रेम में लिपटे हुए हैं, मंत्र मुग्ध हुए हैं। तो इन योग साधना से हमारा क्या काम, इससे हमको समझ में नहीं आएगा। ये हमारे विरह की अग्नि को क्या करेगा, और आगे बढ़ाएगा और हमको कष्ट देगा। ठीक है, तो ये सारे उल्हाने उनको मजाक दिए अपनी वाक्य चतुरता के द्वारा। ठीक है, तो देखते हैं इनके क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है इस पद के रचयिता कौन है जी। तो अभी बताया था ये है तुलसीदास जी। कौन है? तुलसीदास। रामचरितमानस के लिए लिखते थे ना तुलसीदास। गोपियां किसकी अनंत भक्त थी जी। तो कृष्ण जी के। कृष्ण जी के साथ रासलीला रचाते थे गोपियां गोकुल धाम में ना। पुरैन पात का क्या अर्थ है जी। तो क्या पीपल का पत्ता? कतई नहीं। केले का पत्ता नहीं। कदम का पत्ता नहीं। कमल का पत्ता। कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है। गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है जी। तो गुड़ खाई हुई चींटियों से की गई है? नहीं। दीपक पर भाती से की गई? नहीं। फूल और भौरे से की गई? नहीं। कमल के पत्ते के समान की है जी। जिस कमल का पत्ता पानी में रहता है उसके देह में दाग नहीं लगता, उसी तरह उद्धव भी है जो कृष्ण रूपी प्रेम, कृष्ण के प्रेम रूपी संसार में रह के, महासागर में रह के उससे कोई भी दाग नहीं लगा, उस प्रेम में थोड़ा भी वो घुल मिल नहीं पाया है। ठीक है, यही कहना चाहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है देखिए ये आपकी पाठ्य पुस्तक के ही क्वेश्चन का आंसर है जी। ठीक है, उसी से चुना है। किस महीने में चारों तरफ हरियाली छा जाती है जी। अट नहीं रही है कविता के आधार पर आपको बता रही है। अट नहीं रही है कविता। ठीक है, तो आप कह सकते हैं फागुन। फागुन के महीने में चारों तरफ हरियाली रहती है जी, है ना। होली का महीना रहता है, चारों ओर देखते हैं फूल ही फूल रहते हैं, नए नए वृक्षों के पत्ते आते हैं, तो वो आपको कह सकते हैं कि अट नहीं रही है हरियाली छाती है। ठीक है, हरियाली। उत्साह और अट नहीं रही है, इन दोनों कविताओं के, उत्साह और अट नहीं रही है कविता के लेखक है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है। किसकी मुस्कान इतनी मोहक है कि मुर्दे को में भी जान डालती है जी। तो निश्चल, निस्वार्थ, निष्कपट जो मुस्कान होती है वो शिशु होती है, नन्हे शिशु की। बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वे क्या करते हैं, बनावटी हंसी बसते हैं अपने सुख दुख लाभ हानि स्वार्थ इन सब को तोल के, नाप तोल के, सोच समझ के अपनी हंसी को देखते हैं जी। यानी उनकी जो हंसी होती है वो बनावटी हंसी होती है। और बच्चे जो होते हैं वो निष्कपट होते हैं, निश्चल होते हैं जी। अपना उनका मन सादा होता है और उनकी मुस्कान में कोई भी स्वार्थ की भावना नहीं रहती। यानी नन्हे शिशु यहाँ आंसर हो जाएगा। फसल कविता के अनुसार बताया गया फसल किनका बदलावा रूप हो जाए। तो आप कह सकते हैं बादलों का। बादल पानी बरसाते हैं फिर फसल हमारी अच्छी होती है, बादल पानी नहीं बरसाए तो फसल अच्छी नहीं हो जाएगी। ठीक है, तो जो हमारी फसल डिपेंडेंट है वो किस पे है, बादलों पे है, वर्षा पे है। फसल किनका बदलावा रूप है जी, तो कह सकते हैं कि बादलों का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर ये देखिए, ये बाल गोविंद भगत वाला चैप्टर से आपका क्वेश्चन है जी। कहता है क्या, रामवृक्ष बेनीपुरी ने जो लिखा है। ठीक है, कहता है इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए। ये सीन पैसेज है ना, यानी आपका पढ़ा हुआ रहेगा जी, पाठ का ही रहेगा, जिसमें से आपको पढ़ के आपको क्वेश्चन का जवाब देना। फिर वही है, इसको पढ़िए, समझिए, इसके सारांश को समझिए और क्वेश्चन का हल आपको आसानी से मिल जाएगा। कहता है बाल गोविंद भगत की संगीत साधना चरम उत्कर्ष पे थी ना। उनकी जो संगीत साधना थी ना वो चरम उत्कर्ष पे थी, यानी बहुत ही ऊंचे लेवल तक ले गए थे जी अपनी जो संगीत था और उनका जो साधना था, यानी उनका जो तप था, त्याग था समाज के प्रति, वो थी। ठीक है। जिस दिन उनका बेटा मरा, ये और भी देखा जा सकता है, जिस दिन उनका बेटा मरा था, जो उनका भूंदा सा बेटा था, इकलौता बेटा था, वो कुछ सोस्त था, भोंदा सा था, जो उतना चालाक चतुर नहीं था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते थे। देखिए बाल गोविंद भगत का मानना था ना, जो लोग भोंदे होते हैं, जो लोग थोड़ा कह सकते हैं कि मस्तिष्क से कमजोर होते हैं, बचपन से ही होते हैं, वो प्यार के ज्यादा हकदार होते हैं। वो प्यार के ज्यादा हकदार होते हैं, उनको प्यार देना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए, लाड़ प्यार देना चाहिए, यही वो मानते थे। और उनकी समझ में ऐसे आदमी पर ज्यादा ही नजर रखनी चाहिए और प्यार करना चाहिए जी, क्योंकि यह निगरानी और मोहब्बत के ज्यादा हकदार होते हैं। मैंने बताया ना, बाल गोविंद भगत की यही नजरिया था कि इन लोग को ज्यादा हमें निगरानी रखनी चाहिए, ज्यादा प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये प्यार के अधिक से अधिक हकदार होते हैं जी। ठीक है। बड़ी साध से उनकी शादी कराई थी, फिर भी ये बाल गोविंद भगत अपनी बेटी की जो शादी कराए थे बहुत ही कहते हैं कि साध से कराई थी, यानी बहुत ही उमंग के साथ उनकी शादी कराई थी जी। वो तो वही बड़ी सुबह थी, बहुत ही सुशील थी, बहुत अच्छी थी जी, है ना, स्वभाव से अच्छी थी, घर की पूरा प्रबंधिका बनकर, यानी पूरा घर को संभालने का काम उसी का दायित्व था जी। भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था, यानी उनको दुनियादारी घर के काम काज से उनको बेफिक्र कर दिया था जी। और वे अपने
योग साधना में अपने संगीत में मंत्रमुग्ध रहा करते थे। इनको घर के कामकाज को सारा कुछ संभाल लिए उनकी पुत्र वधु। ठीक है, तो इस पाठ में यही कहा गया है। ठीक है, तो देखते हैं क्या कहा। बेटी के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे जब उनका बेटा एक दिन मरा ना, तो वो कहते क्या थे, देखिए उनकी जो भावना थी, वो कहते हैं कि क्यों रोते हो, रोना क्यों चाहिए, उमंग मानिए, संगीत गाइए, खुशी मनाइए। क्यों? क्योंकि आज जो इसकी आत्मा है वो परमात्मा के साथ मिली है, और आत्मा जब परमात्मा के साथ मिल रही है तो इसमें हमको दुख कहाँ का, हमें तो खुशी मनाना चाहिए। तो वो क्या कह रहे थे, खूब जोर जोर से वो गा रहे थे जी, गा रहे थे, क्या कर रहे थे, गा रहे थे। भगत जी का बेटा कैसा था, क्या था, ईमानदार था, चालाक था, सुस्त और भोंदा सा था। क्या था, सुस्त और भोंदा सा था। अपना दिमाग नहीं लगाना है, गद्यांश में जो दिया गया है उसी के आधार पे आंसर करना है। ठीक है, भगत जी की पोतो कैसी थी, तो वो सुंदर और झगड़ने वाली थी, कतई नहीं। घर का ख्याल रखने वाली थी, नहीं रखती थी, रखती थी जी। सुबह को सुशील होने के साथ साथ घर की पूरा ही प्रबंधिका थी, मैनेजमेंट सारा अपने अंडर ले लेती थी। ठीक है, मैनेज करने का काम करते थे। बोधा का अर्थ क्या होता है, बोधा का अर्थ होता है जी मोटा, यानी कम बुद्धि वाला। क्या होता है, मंद बुद्धि, कम बुद्धि जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, ये होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कथा नेताजी का चश्मा के चैप्टर से है जी ये। ठीक है, कैप्टन वाले से, जिसको लिखा है किसने, जिसको लिखा है रामवृक्ष वेनीपुरी जी ने, रामवृक्ष वेनीपुरी जी ने। ठीक है, कैप्टन चश्मे वाला को। नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश ने लिखा, रामवृक्ष वेनीपुरी ने तो बाल गोविंद भगत को लिखा था। ठीक है, तो इसको लिखा है आपको स्वयं प्रकाश ने। नेताजी का चश्मा पाठ में पान वाला किस तरह का व्यक्ति था जी, पान वाला क्या करता था, मुंह में पान ठुसे रहता था, मोटा सा था, तोंद बाहर निकले रहते थे, जब हंसता था तो लाल पीली बत्ती से उसकी नजर आते थे जी। तो मोटा और बातूनी व्यक्ति था, खूब बोलता था, मोटा भी था, पुनख मिजाजी और चिड़चिड़ा स्वभाव का व्यक्ति था, भावुक और उसकी सबकी मदद करने वाला व्यक्ति था। एक मोटा था, हंसमुख था, खुश मिजाज व्यक्ति था, मोटा सा था, हंसते रहता था और खुश मिजाज वाला आदमी था। ठीक है, नेताजी का चश्मा पाठ में नेताजी की प्रतिमा किस चीज की बनी हुई थी, तो संगमरमर पत्थर की बनी हुई थी। मूर्ति थी संगमरमर पत्थर की, लेकिन जो चश्मा था वो चश्मा बनाना भूल गया था जी। तो कैप्टन जो था लंगड़ा बूढ़ा जो मरियल सा दिखता था, वो जो फेरी लगाने का काम करता था, वो अपनी तरफ से एक चश्मा रोज लगा दिया करता था। जब उसको बेचने की बारी आती तो वो चश्मा उतार लेता था और फिर उसको बेच देता था, और उसकी जगह फिर एक नया चश्मा लगा दिया करता था। ठीक है, तो ये था हमारा कैप्टन चश्मे वाला। ठीक है, तो संगमरमर की बनी हुई थी। कहता नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता था, बताए, कैप्टन बदलता था। ठीक है, नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है, अभी बताएं, स्वयं प्रकाश। कौन है, स्वयं प्रकाश। तो लेखक को जरूर याद रखिएगा, चाहे वो आपके कविता के हो या फिर आपके पाठ के हो। ठीक है, लेखक के बारे में पूछा जाता है। अब देखिए कहता है ऐसे नाटक, इस गद्यांश को फिर पढ़ना, फिर आपको क्वेश्चन का आंसर करना है। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट गद्यांश होगा, तो इतना से पढ़ते हैं और इसके थीम को समझते हैं। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेलते रहते थे, बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशा देखा करते थे, देख लेते थे। होता है ऐसे जो नटखट वाली बातें होती थी ना, खेल खेलते होते बचपन में हम लोग भी खेला करते थे। ठीक है, बटोही होता है जो यात्रा करने वाले लोग होते हैं, जो रास्ते से गुजरने वाले लोग होते हैं, वो भी रुक के हमारे खेल को देख लिया करते थे। कहने का मतलब, जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे, चलो भाइयों ददरी सत्तू किसान की मोटरी। कहता है कि जब हम लोग ददरी मेले में जाने वाले लोगों को देखते थे ना, उस झुंड को देख पाते थे तो लोग बहुत खुश हो जाते थे, कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे, गाने लगते थे, चलो भाइयों ददरी सत्तू किसान की मोटरी। किसान मोटरी में क्या सत्तू वगैरह बांध के रखता है, तो उस वजह से लोग अपना गीत वगैरह गाने लगते थे। अगर किसी दूल्हे की आगे आगे जाते हुए ओहनदार पालकी देख पाते तब खूब जोर से चिल्लाने लगते थे। यानी देखते हैं ना, दूल्हा जब अपना पालकी में बैठ के जाता है तो साजो सामान के साथ उसके पीछे बारात होती है ना, बाजा गाजा होता है जो पूरा ना ताम झाम के साथ जाता है। तो ये लोग बच्चे क्या थे, बच्चे उत्साह में खूब चिल्लाने गाने लगते थे, कहते थे रहरी में रहरी पुरान रहरी डोला के कन्या हमार महरी। ठीक है, रहरी में रहरी पुरान रहरी डोला के कन्या हमार महरी। ठीक है, यानी डोला, यानी जो होता था ना पालकी में, पालकी में जो लड़की बैठ के जाती थी बोलता थे डोला की कन्या हमार महरी, यानी हमार मेहरारू है जी। ठीक है, यह बच्चे हैं मजाक कर रहे हैं। ठीक है, इसको आप मजाक के तौर पे लीजिए। इसी पर एक बूढ़े बर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेरों से मारा था जी। जो बूढ़ा बर था ना, उसको चिढ़ आ गया कि हमार महरी कैसे हो जाएगी तुम्हार महरी। ठीक है, तो उसको चिढ़ आ गया जी, और बूढ़े ने क्या किया, बच्चों को खूब दूर तक दौड़ा दौड़ा कर खदेड़ दिया था जी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये गद्यांश बहुत ही मजाकिया अंदाज का था, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आंसर देते हैं। कहता प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है जी, माता का आंचल, जज पंचम की नाक, महिला आंचल या साना साना हाथ जोड़े। तो आप कह सकते हैं कि कौन सा हो जाएगा जी, सीधे सीधे आप कह सकते हैं कि माता का आंचल। क्या हो जाएगा जी, माता का आंचल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, माता का आंचल। लेखक क्या खेलते थे, जैसे लेखक गिल्ली डंडा खेलते थे, नाटक खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, लूडो खेलते थे।
तो कह सकते हैं नाटक करते थे। क्या कहते हैं? नाटक करते थे, नाटक करके खेल खेलते थे। इस गद्यांश में किस मेले की चर्चा की गई है जी? सोनपुर का मेला, ददरी का मेला, ददरी का मेला, है ना? वही कहा ना, चलो भाई ददरी सत्तू किसान की मोटरी। अगला कहता है रहरी किसे कहते थे जी? राही को, राहा को, अरहर दाल को, या स्त्री का नाम? यहाँ कहा था ना, रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कन्या हमार महरी। यानी कहा जाता था रहा को, अरहर दाल को, कि स्त्री के नाम को। यानी यहाँ पे लगा सकते हैं आप, राही को लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? राही को लगा सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा जी वो क्या हो जाएगा? राही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये पेपर आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा जी, और आपको काफी इंटरेस्ट के साथ आप पढ़े होंगे। तो आप इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, और अच्छा लगा होगा तो और भी लोगों तक पहुंचाइएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और हमारा जो ये ऑफलाइन कोचिंग सेंटर चल रहा है जी, आप देखिएगा थिंकर्स एकेडमी, हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसी के नाम से एक ऑफलाइन कोचिंग सेंटर चलता है जी, जो विच इज अवेलेबल फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ साथ ऑल एकेडमिक क्लासेस का भी है जी। 6 to 10 के सारे सब्जेक्ट की सारी क्लासेस कराई जाती है जी। ये आपका कॉन्टैक्ट नंबर है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा जो वेन्यू है, एड्रेस है, वो क्या है? चेक पोस्ट नियर ITI कॉलेज, सिंदरी धनबाद के पास है जी। तो जो बच्चे इच्छुक है इस क्षेत्र के, जो आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आपको यदि हमारा पढ़ाने का तरीका सही लग रहा है तो आप आ सकते हैं जी। हमारे साथ और भी सारे टीचर हैं जो आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, ठीक है।